तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम क्या देखा था? लास्ट टाइम हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड का हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला टॉपिक देखा था। उसके अंदर हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन वाला टॉपिक क्या कर लिया था? कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है एक्वायर्ड एंड acquired and inherited traits. Acquired and inherited traits. ठीक है, अब अपन लोग क्या करते हैं, पार्टीशन में पढ़ लेते हैं। इधर अपन एक्वायर्ड वाला पढ़ लेते हैं और इधर अपन इनहेरिटेड वाला पढ़ लेते हैं। देखो नाम से आपको पता चल रहा है एक्वायर्ड मतलब गेन करना, एक्वायर्ड करना। इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है? ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, इनहेरिटेड नहीं, एक्वायर्ड एंड नेचुरल इनहेरिटेड। नेचुरल लिखना मैं भूल गई थी, इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, अब आपको क्या है, इजीली कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, एक्वायर्ड मतलब शायद ये वो कैरेक्टर्स हैं जो आपको बाय बर्थ इनहेरिट नहीं हुए हो, लेकिन आफ्टर बर्थ आपने लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपने विल के अकॉर्डिंग इन्हें एक्वायर कर लिया। मतलब आपने इन्हें आर्टिफिशियली एक्वायर किया अपने हिसाब से। नेचुरली क्या होते हैं, जो बिल्कुल बर्थ के टाइम पे आपको पेरेंट से मिल जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हुए, आपकी आंखें ब्लैक कलर की हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि ये तो इनहेरिट कैरेक्टर है मैम, नेचुरली मेरे पेरेंट्स की आंखें ब्लैक है, मेरी ब्लैक। ओके फाइन फाइन, ये बात मैं मानती हूं। आपने क्या कर लिया, लेंस लगा लिया ब्लू कलर का, तो जिसको भी नहीं पता था कि आपकी आंखों का ब्लैक है, वो फर्स्ट टाइम में क्या देखेगा कि आपकी आंखों का कलर ब्लू है। मतलब ये जो आई कलर का चेंजिंग इनहेरिटेड कैरेक्टर था, भाई आपने आई कलर एक कैरेक्टर है, आपने क्या कर लिया, आफ्टर बर्थ अपने हिसाब से उसको चेंज करवा दिया। तो वो जो कैरेक्टर आपने एक्वायर किया था, कैरेक्टर जो वेरिएशन आपने एक्वायर किया, जो चेंज ऑफ आई कलर आपने एक्वायर किया, वो आप अपने हिसाब से आफ्टर बर्थ एक्वायर कर लिया। ठीक है, आपकी हेयर्स का कलर नेचुरली ब्राउन था, आपने रेड कलर करवा लिया, गार्नियर का आपने रेड कलर करवा लिया, आपने एक न्यू हेयर कलर क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, कैरेक्टर और ट्रेट्स, कैरेक्टर और ट्रेट्स एक्वायर itself by human after birth। कैरेक्टर और ट्रेट्स एक्वायर itself by human after birth। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, हेयर कलर इज ब्लैक। ठीक है, अब क्या हुआ, आफ्टर बर्थ person change that black hair color to red। तो ये जो रेड हेयर कलर को एक्वायर किया, ये क्या था, रेड हेयर कलर को जो एक्वायर किया, ये क्या है, ये एक न्यू कैरेक्टर हो गया। ये क्या हो गया, एक न्यू कैरेक्टर हो गया। न्यू कैरेक्टर का मतलब होने का क्या मतलब होता है, वेरिएशन आ गया। क्या हो गया, वेरिएशन आ गया। अब इसमें क्या बेनिफिट मिला आपको, नेचुरल इनहेरिटेड ट्रेट मतलब
इसमें क्या था, आफ्टर बर्थ आपने अपने हिसाब से कैरेक्टर को एक्वायर किया। इसमें क्या है, कैरेक्टर और ट्रेट इनहेरिट एट द टाइम ऑफ बर्थ, इनहेरिट एट द टाइम ऑफ बर्थ। जैसे आई कलर जो हो गया सो हो गया, आपने चेंज नहीं करा है, तो जो नेचुरली मिला वो लाइफ टाइम चलेगा। हेयर कलर जैसा था आपने चेंज नहीं करा, मतलब जो नेचुरल चीज आपने गेन करी है, अगर आप आफ्टर बर्थ अपनी लाइफ टाइम में उसे अपने हिसाब से चेंज करते हो या अलाउ करते हो कि मैं न्यू कैरेक्टर अपने हिसाब से गेन करूं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड कैरेक्टर। नेचुरल में क्या है, जो आपको अपने पेरेंट्स से मिल गया सो मिल गया, ना तो आपने उसे कभी लाइफ टाइम में चेंज कराया ना वो चेंज हुआ, ठीक है। तो जो आपने गेन कर लिया वो लाइफ टाइम वैसा ही आपका साथ देता चलेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल, हेयर कलर, आई कलर, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, वॉट एवर एक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, whatever acquired at the time of birth, whatever acquired at the time of birth, ठीक है, बात क्लियर हुई। अब जैसे ईयर लोब होते, मैंने आपको ईयर लोब बताया था कि जिसकी स्किन बहुत छोटी होती है, स्किन से अटैच होती है, वो अटैच्ड ईयर लोब होते हैं, या जिनका लोब नीचे से थोड़ा हैंगिंग दिखता है वो क्या होता है, फ्री ईयर लोब। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड में क्या होगा, शेप ऑफ ईयर लोब। ठीक है, यहां पर क्या है, आफ्टर बर्थ आप अपने हिसाब से कोई कैरेक्टर एक्वायर कर रहे हो, कोई चेंज लाने पर मजबूर कर रहे हो बॉडी को। इसमें क्या है, जो मिल गया टाइम ऑफ बर्थ पे मिल गया, लाइफ टाइम वैसा ही चल रहा है, अनचेंज्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया, चलिए आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। आगे के टॉपिक में क्या पढ़ना है हमें, उसके बाद हम टॉपिक उठाएंगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। क्या उठाएंगे, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एविडेंसेस का क्या मतलब होता है कि ऐसे कौन से बॉडी पार्ट्स हैं, ऐसे कौन से नेचुरली कैरेक्टर्स थे या एक्वायर्ड कैरेक्टर्स थे जिन्होंने इस चीज का क्या कर दिया, एविडेंस दे दिया कि भाई ये बॉडी पार्ट ना तुमने एवोल्यूशन की वजह से गेन किया था, तुम्हारे एंसेस्टर्स में था, फिर और आगे ऑफस्प्रिंग्स में आया, फिर सक्सेसिव जनरेशन में वेरिएशन क्या है, ट्रांसमिट हो गया, और इसकी वजह से जो न्यू स्पीशीज का ओरिजिन हुआ उसमें ये कैरेक्टर क्या है, आपने एक्वायर कर लिया, मतलब एवोल्यूट कर लिया। ठीक है, उस बेसिस पर देखिए बहुत ज्यादा अब डीप में नहीं पढ़ना, क्योंकि हेरिडिटी और एवोल्यूशन का मेन पार्ट क्या है, प्रॉपरली खत्म हो चुका है। ठीक है, तो वो हम लोग इसमें दो चीजें क्या है देखेंगे, डीप में इसमें नहीं जाना है क्योंकि एविडेंसेस आपको पता चल गए हैं। भाई डार्विन फिंचेस हैं, बीटल्स हैं, ये बहुत ही खास एग्जाम्पल जिन्होंने आपको बता दिया कि भाई एवोल्यूशन होता है और हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। हम लोग क्या है इसमें दो चीजें पढ़ेंगे, होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है, और एनालॉगस ऑर्गन्स। होमोलोगस, होमो का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम टू सेम दिखने वाले, मतलब दोज ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट दे आर डिफरेंट इन फंक्शन। और उसी के अपोजिट एनालॉगस मतलब विच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन फंक्शन। बात क्लियर हुई। होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से हैं,
those organs which are similar in structure, which are similar in structure, which are similar in structure but different in function. But different in function. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी का अपोजिट एनालॉगस क्या होगा? Those organs, इसका जस्ट क्या है? होमोलोगस का अपोजिट. ठीक है, those organs which are different in structure, which are different in structure but similar in function. But similar in function. ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स. एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन में जैसे आप ये समझो कि 4 लिम्ब है. 4 लिम्ब मतलब हाथ. 4 लिम्ब ऑफ एम्फीबियन, 4 लिम्ब ऑफ रेप्टाइल्स, 4 लिम्ब्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है, एग्जाम्पल limb of amphibians, reptiles and mammals. ठीक है, अब देखो 4 लिम्ब मतलब हाथ. रेप्टाइल का हाथ somewhat similar in structure with amphibian का हाथ and somewhat similar in structure mammal का हाथ. हाथ देखना, हाथ का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा होगा, जो मसल्स का कोऑर्डिनेशन होगा, जो बोन्स का डिजाइन होगा, वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम, वो लगभग क्या होगा? सेम होगा. मतलब स्ट्रक्चर में आपको लगेगा अरे तीनों एक जैसे ही तो हैं, लेकिन काम क्या है? तीनों का डिफरेंट है. जो 4 लिम्ब से एम्फीबियन काम करता है वही काम रेप्टाइल उस 4 लिम्ब से नहीं कर सकता और वही काम मैमल उस 4 लिम्ब से नहीं कर सकता. मतलब इवोल्यूशन तो हुआ होगा कि भाई एम्फीबियन का जो 4 लिम्ब है उससे ज्यादा डेवलप रेप्टाइल में होगा, उससे ज्यादा डेवलप मैमल्स में होगा. मतलब एम्फीबियन में कोई कैरेक्टर होगा वो न्यूनेस होकर रेप्टाइल में आया होगा और रेप्टाइल का कुछ न्यूनेस वाला कैरेक्टर इसमें आया होगा कि नहीं आया होगा स्टूडेंट्स? मतलब एवोल्यूशन तो हुआ, न्यू कैरेक्टर जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसमिट हुआ और उसकी वजह से ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज हुई जो कि पहले वालों के कंपैरिजन में डेवलप्ड थी और काफी डिफरेंट थी, पर रिसेंबल करेगी. तो उनमें जो ऑर्गन्स का एवोल्यूशन हुआ उसमें क्या हुआ? या तो होमोलोगस ऑर्गन्स क्रिएट होगा या फिर एनालॉगस ऑर्गन्स क्रिएट होगा. उस बेसिस पर हम लोगों ने ये एग्जाम्पल्स दिए हैं. ठीक है, अब अगर हम एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स की बात करें जो दिखने में नहीं है एक जैसे पर काम उनका एक जैसा ही है, जैसे विंग्स ऑफ बैट एंड स्पैरो. दोनों ही बर्ड स्पीशीज के मेंबर्स हैं. इसका समवॉट शेप बैट का क्या है? ऐसा चौड़े विंग्स होते हैं, इसके पूरे हेड को कवर करके रखते हैं. स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. स्पैरो के क्या होते हैं? पतले ऐसे छोटे से विंग होते हैं स्पैरो के. तो स्ट्रक्चर में बैट का विंग टोटली डिफरेंट फ्रॉम स्पैरो का विंग, लेकिन काम दोनों का क्या है? उड़ना. काम क्या है? फ्लाइंग. कॉमन काम को शेयर कर रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई? नोट डाउन कर लीजिए. So students, have you noted down? चलिए
एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन्स पढ़ लिए। एविडेंसेस के बेसिस पर हम लोग एक और एविडेंस को ले सकते हैं। कौन से एविडेंसेस को लेते हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स आर दी बरीड ऑर्गेनिजम्स अंडरग्राउंड। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म मर गया धरती पर, फिर वो क्या होता गया, मरने के बाद ग्राउंड में ही, अर्थ के लैंड पर ही क्या हो गया, धंसता गया, लेकिन धंसने पर उसने अपना एक इंप्रेशन छोड़ दिया। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल कभी था, लेकिन वो मर गया, लेकिन उसने अपना अंश छोड़ दिया, जिसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो फॉसिल क्या होते हैं? फॉसिल्स आर दी बरीड ऑर्गेनिजम्स इन दी ग्राउंड विच लेफ्ट देयर इंप्रेशन। ठीक है, buried organisms in the ground which left their impression. अब ये जो फॉसिल्स बनते हैं, क्या ये सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के बनेंगे? जैसे पर्टिकुलर एरिया में कोई ऑर्गेनिज्म था जो मर गया, ठीक है, उसने अपना इंप्रेशन छोड़ दिया, उसकी एक लेयर बन गई। ठीक है, समझ लो कोई बहुत छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, उसके बाद डायनासोर्स आए, वो मर गए, तो मरने के बाद डायनासोर्स ने अपनी एक फॉसिल की लेयर बना दी। उसके बाद बर्ड्स मर गई, बर्ड्स ने अपनी एक लेयर बना दी। फिर कोई टाइगर्स मर गए होंगे तो टाइगर्स ने अपनी लेयर बना दी। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की डेथ होती गई, ठीक है, वो बरीड होते गए, धंसते गए और अपना एक अंश, एक इंप्रेशन छोड़ते गए। ठीक है, सक्सेसिवली ऑर्गेनिजम्स मरते गए और एक के ऊपर एक बरीड होते गए, और इसकी वजह से वो अपना इंप्रेशन एक के ऊपर एक छोड़ते गए। इसकी वजह से क्या हो गया, फॉसिल लेयर बन गई। पहली लेयर डेड ऑर्गेनिजम्स की, बरीड ऑर्गेनिजम्स की, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर। ठीक है, तो अगर हम एज ऑफ ऑर्गेनिज्म निकालें तो एज ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे निकालेंगे? जितनी ज्यादा डीप लेयर फॉसिल लेयर्स की, उतने ज्यादा प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। ठीक है भाई, मरा, फिर मान लो ऐसे 10 लेयर्स बन गई, तो जो सबसे इनिशियल फर्स्ट लेयर थी वो ऑर्गेनिज्म कितना पहला जो 10th वाले ऑर्गेनिज्म लेयर से पैदा हुआ होगा, उसने अपना कुछ लाइफ स्पैन निकाला होगा, फिर वो मरा होगा, धीरे धीरे बरीड हुआ होगा, उसकी फॉसिल लेयर बनी होगी, इंप्रेशन बना होगा। तो डीपर द लेयर ऑफ फॉसिल लेयर, मोर द एज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बात क्लियर हुई? इससे क्या है, आपको एवोल्यूशन पता चला कि भाई पहली लेयर ऑर्गेनिजम्स की थी, फिर दूसरी लेयर किसी और ऑर्गेनिज्म की थी, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में डेफिनेटली जो कैरेक्टर्स होंगे वो पहले वाले के कंपैरिजन क्या होंगे, थोड़े डिफरेंट होंगे कि नहीं होंगे। तीसरे वाले में समवॉट कुछ और होंगे। मतलब हर लेयर एक न्यू स्पीशीज को बताती है, एक न्यू स्पीशीज को गवर्न करवाती है, कि न्यू स्पीशीज को इंडिकेट करवाती है। तो जब नई स्पीशीज बनती जा रही है, मतलब दिन ब दिन क्या हो रहा था, एवोल्यूशन हो रहा था। एंड दैट इज व्हाई फॉसिल्स आर द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो क्या कहूंगी, ऑर्गेनिजम्स of various types get buried one by one, This successive buriedness lead to formation of many fossil layers.
ठीक है, अब क्या है, एज ईच लेयर depicting a new variety of organism, a new variety of organism means every organism has their own character, causing evolution at each step. ठीक है, अब क्या होगा, मोर द डीपर लेयर्स ऑफ फॉसिल्स मोर द एज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या लिखूंगी, more the deeper layers of fossil more the age of organisms in that each and every particular layer, in that each and every particular layer। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चल, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन वाला टॉपिक भी क्या होता है आपका, कवर अप होता है। अब कौन सा टॉपिक बचा, स्पीशिएशन। कौन सा टॉपिक बचा है स्टूडेंट, स्पीशिएशन। स्पीशिएशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पीशीज। लिख लेते हैं, फॉर्मेशन एंड development of species, formation and development of species, formation and development of species। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? ठीक है, अब अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो आगे चल के स्पीशीज सक्सेसिव जनरेशन में कुछ न्यू कैरेक्टर्स के साथ पैदा होंगी, कुछ डेवलप्ड कैरेक्टर्स के साथ पैदा होंगी। वो तो वही बात है जो डीसीपीटी हम हर लेक्चर में कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमें कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है। बात क्या है, जैसे आपने बीटल्स का एग्जाम्पल लिया था, आपने क्या किया था स्टूडेंट्स, बीटल का एग्जाम्पल लिया था। उसमें आपने देखा था कि जैसे एक तरफ आप रेड बीटल्स को रख दो, एक तरफ आप रेड बीटल्स को रख दो और एक तरफ आप ग्रीन बीटल्स को रख दो या ब्लू बीटल्स को रख दो। अब रेड बीटल्स क्या करेंगी, अपने सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन करेंगी, अपनी न्यू स्पीशीज बनाएंगी। ब्लू बीटल्स भी अपनी सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन करेंगे और कुछ न्यू स्पीशीज बनाएंगे। तो ले देकर रेड बीटल्स की अपनी एक स्पीशीज की कॉलोनी बन गई और ब्लू बीटल्स की अपनी स्पीशीज की कॉलोनी बन गई, बट द रेड बीटल्स नेवर रिप्रोड्यूस विद द ब्लू बीटल्स। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि स्पीशिएशन में हर ऑर्गेनिज्म की एक स्पीशीज डिसाइडेड होती है। जैसे अगर डॉग्स हैं तो एक डॉग दूसरे डॉग के साथ ही रिप्रोडक्शन करके डॉग बना सकता है। एक काऊ है तो काऊ के साथ ही रिप्रोडक्शन करके वो न्यू काऊ बना सकती है। मतलब अगर आपको स्पीशीज बनानी है तो विद इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज में ही वही सेम स्पीशीज बनेगी। हो सकता है उनके कैरेक्टर्स में वेरिएशन आ जाए, जैसे आपके दादाजी और हमारी स्पीशीज, मेरे दादाजी और मेरी स्पीशीज एक ही है ह्यूमंस की, होमो सेपियंस। जो उनमें कैरेक्टर हैं, 2 हाथ 2 पैर,
दो आंखें, दो कान, वो मेरे अंदर भी है, लेकिन मेरे अंदर कैरेक्टर्स क्या है, थोड़े से उनसे ज्यादा डेवलप्ड हो गए थे, क्योंकि मैं क्या सक्सेसिव जनरेशन की बहुत बात आई, मेरे में वेरिएशन आए, तो मैं क्या है एक न्यू स्पीशीज की एवोल्यूशनरी प्रूफ हूं, ऐसा बोल सकती हूँ ना स्टूडेंट्स में। तो मैं क्या करूंगी, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पीशीज, ईच स्पीशीज कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। अब उस पर्टिकुलर स्पीशीज में भी क्या है, यू विल फाउंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दैट particular species due to acquiring of new characters, variations arises, ठीक है। These variations pass from one generation to another within the same species. One generation to another within the same species। मतलब आपके होमोसेपियंस की स्पीशीज है, क्या आप सब लोग एक जैसे दिखते हो? नहीं दिखते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे आपस में वेरिएशन है। मैं अपने पापा मम्मी से आई हूँ, उनसे कुछ अलग लेके आई हूँ और मेरे अंदर कुछ अलग पैदा होगा, तो मेरे ऑटोमेटिकली पर्टिकुलरली मेरी फैमिली में ही वेरिएशंस आ गए। मेरी कोई फ्रेंड की फैमिली है, वो अपने पापा से कुछ अलग कैरेक्टर्स, मम्मी से कुछ अलग कैरेक्टर्स लेगी और खुद भी अलग कैरेक्टर डेवलप करेगी, तो वो तो ऑटोमेटिकली मेरे से क्या कर गई, वेरिएशन कर गई ना। तो एक ही स्पीशीज में जब एक पर्टिकुलर स्पीशीज का डेवलपमेंट होता है तो उसी में ही क्या है, आपको बहुत सारे वेरिएशंस नजर आते हैं। मतलब पर्टिकुलर स्पीशीज में जाने कितनी बार एवोल्यूशन होता है। बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? विद इन दी सेम स्पीशीज these passing of new characters lead to evolution of organisms within the same species। within the same species। बात क्लियर हुई? लास्ट में एक एग्जाम्पल लिखते हैं। डॉग अपनी स्पीशीज में आता है, कैट अपनी स्पीशीज में, ह्यूमन बीइंग्स अपनी स्पीशीज में। तो ये क्या है, ये ऑल थ्री आर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन डॉग डिफरेंट। देखो पर्टिकुलर अगर आपने डॉग की स्पीशीज दिखाई तो उस पर्टिकुलरली स्पीशीज में भी जब आप डॉग से कंपेयर करोगे अलग अलग मिलेंगे, कैट्स अलग अलग मिलेंगी, अलग कलर की मिलेंगी, अलग हाइट की मिलेंगी, ह्यूमन बीइंग्स में भी अलग। तो इसमें क्या है, पर्टिकुलर स्पीशीज में भी ऑर्गेनिज्म अलग अलग दिख रहे हैं, इसमें भी अलग अलग दिख रहे हैं, इसमें भी अलग अलग दिख रहे हैं। मतलब पर्टिकुलर स्पीशीज में भी एवोल्यूशन होता है और अगर उस स्पीशीज का कंपैरिजन किया जाए दूसरी स्पीशीज के साथ तो भी आपको बहुत सारा एवोल्यूशन नजर आएगा। ठीक है, इवोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई? चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर मैं ओवर कराती हूँ, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपका ये चैप्टर क्या होगा कंप्लीट करवा दूंगी, क्योंकि 2 या 3 ही टॉपिक बचे हुए हैं। अगर बहुत ज्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एक फ्लो चार्ट बना के पूरे चैप्टर को क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने ही, अगली बार मिलते हैं।